हेलो स्टूडेंट। आपका नॉलेज ऑफ मैथ साइंस चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है। तो देखिए, आपकी गणित की प्रश्नावली चल रही है 1.3 प्रश्नावली को क्वेश्चन नंबर 5 तक बिल्कुल कंप्लीट कर दिया गया है। इस प्रश्नावली में क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, 4 क्वेश्चन और बचे हैं। इन 4 क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आज की इस वीडियो में आपको सीखने को मिलेगा। ठीक है ना। तो देखिए, छठवां क्वेश्चन आपके सामने है और इसके बाद 7वां आने वाला है। तो चारों क्वेश्चनों को हम इसी वीडियो में कवर करेंगे। तो वीडियो में शुरू से एंड तक बने रहना। आप सब कुछ सीखने वाले हैं। आप इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि किसी समुच्चय निर्माण रूप को अंतराल में कैसे परिवर्तित करते हैं, या फिर आपको कोई अंतराल दे रखा है, उस अंतराल को समुच्चय निर्माण रूप में कैसे बदलते हैं। तो ये सब कुछ आपको सीखने को मिलेगा और आपको सीखने को मिलेगा कि सार्वत्रिक समुच्चय क्या होता है। ठीक है ना। तो ये सब कुछ आपको सीखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू से एंड तक देखना। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है कि निम्नलिखित को अंतराल रूप में लिखिए। ये आपको जो दे रखा है, ये है आपका समुच्चय निर्माण रूप। तो देखिए, पिछली प्रश्नावलियों में आपने सीखा कि समुच्चय निर्माण रूप को रोस्टर रूप में बदला जाता है और रोस्टर रूप को समुच्चय निर्माण रूप में बदला जाता है। तो ये तो आप आसानी से सीख गए। ठीक है ना। अब आपको सीखना है कि समुच्चय निर्माण रूप को अंतराल में कैसे बदलते हैं। ठीक है ना। तो अंतराल में बदलने के लिए आपको यहाँ पर ध्यानपूर्वक समझना है, मेरी आवाज को ध्यानपूर्वक सुनना है। ठीक है ना। तो चलिए, समुच्चय निर्माण रूप को किसमें बदलना है? अंतराल में बदलना है। तो पहले अंतराल के बारे में थोड़ी सी आप नॉलेज ले लीजिए। ठीक है कि हम अंतराल में कैसे बदलते हैं। ठीक है ना। तो देखिए, कोई दो संख्याएं हैं ए और बी। ये कोई दो संख्याएं हैं। ठीक है ना। ये ली गई है वास्तविक संख्या से। ठीक है ना। रियल नंबर, वास्तविक संख्या को हम इंग्लिश में रियल नंबर बोलते हैं, जिसको हम कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। रियल नंबर के अंदर सभी प्रकार की संख्या आ जाती है, यानी प्राकृत संख्या आ जाती है, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय, सभी प्रकार की संख्याएं आपकी ऐसे वास्तविक संख्या के अंदर आ जाती है। ठीक है ना। तो ये कोई दो संख्याएं हैं ए और बी। ठीक है ना। ये वास्तविक संख्या है। कैसी संख्या है? वास्तविक संख्या है। और इनमें ए और बी में से, यानी बी बड़ा है ए से। ठीक है ना। यानी ये दो संख्या है ए और बी, इन दोनों में से बी बड़ा है। ठीक है ना। यानी ये संख्या आपकी बड़ी है। तो इन दोनों, जैसे हम कोई संख्या लेके देखें, जैसे 1 और 2, ये क्या है? वास्तविक संख्या है। इसको हमने ए मान लिया, इसको हमने बी मान लिया, बस यही तो फर्क है। ठीक है ना। तो ये 1 और 2 के बीच में भी अपरिमित रूप से अनेक संख्याएं मौजूद होती हैं। ऐसा आपने सुना है या नहीं सुना है? बिल्कुल सुना होगा। छोटी क्लासों में भी बता दिया जाता है, 8वीं क्लास में भी बता दिया जाता है कि दो परिमेय संख्याओं के मध्य अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएं विद्यमान होती हैं। ऐसे ही ये जो आपकी ये दो वास्तविक जो संख्याएं हैं, इनके बीच में अपरिमित रूप से बहुत सारी संख्याएं होती हैं। ठीक है ना। तो ए और बी के बीच में काफी संख्या है। तो उन संख्याओं का जो समुच्चय है, ठीक है ना, उसको आपको प्रदर्शित करना है समुच्चय निर्माण रूप में। तो कैसे प्रदर्शित करेंगे? तो देखिए, यहां पर समुच्चय, ठीक है ना। समुच्चय देखिए, तो सभी x का समुच्चय, जहां x क्या है, यहां पर मैंने अभी क्या बताया कि इन दोनों के बीच में बहुत सारी संख्या है। उन संख्याओं के समुच्चय को हम यहाँ समुच्चय निर्माण रूप में प्रदर्शित करने जा रहे हैं। इन दोनों संख्याओं को नहीं लिया जा रहा है उसमें, केवल इन दोनों संख्याओं के बीच वाली संख्याओं को ही हम यहाँ पर प्रदर्शित करने जा रहे हैं। तो उसको हम इस प्रकार से प्रदर्शित करेंगे कि जो x का मान है वो यानी b से छोटा है और x का मान a से बड़ा है। ठीक है, ऐसे प्रदर्शित कर देंगे हम। और ये x कहां से लिया गया है? ये वास्तविक संख्या से लिया गया है x। ठीक है ना। तो ऐसे हम प्रदर्शित कर देते हैं समुच्चय निर्माण रूप में। आगे समझ में? यानी ये दो वास्तविक संख्याएं हैं ए और बी, इनके बीच में बहुत सारी संख्याएं हैं, उनके समुच्चय को हमने समुच्चय निर्माण रूप में यहाँ प्रदर्शित किया है। ठीक है ना। ए और बी के बीच वाली संख्याओं को तो इस प्रकार से आपको प्रदर्शित करना है। सभी x का समुच्चय जहां x का मान a से बड़ा
ये तो हमको लेना ही नहीं, तो ए और बी के बीच की लेनी है, तो ए से बड़ी संख्या होंगी और बी से छोटी होंगी, ठीक है ना। तो ए से बड़ी है एक्स का मान और बी से छोटा है, और जो एक्स है कहां से लिया गया है, ये वास्तविक संख्या से दिया गया है। तो समुच्चय निर्माण रूप में हम ऐसे लिखेंगे। आगे समझ में। अब ऐसे को अंतराल में कैसे लिखेंगे वो देखिए। तो देखिए यहाँ पर जो x के जो मान है, इन x के मान a और b के बीच वाले ही तो है, a और b नहीं है, ठीक है ना। तो ऐसे को अंतराल में इस प्रकार से लिखा जाता है a, b, ठीक है ना। कैसे लिखा जाता है, a, b लिख के इसको कोष्टक में बंद कर देना है, छोटे कोष्टक में। आगे समझ में। छोटे कोष्टक से आपको अनुमान लगा लेना है कि ऐसे ये जो आपका अंतराल है, इसको हम अंतराल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, अंतराल। पहले तो यहाँ पर ये लिख देता हूं कि इसको हम क्या बोलेंगे, अंतराल बोलेंगे, ठीक है ना। ऐसे हम लिख देंगे इसको, समुच्चय निर्माण रूप को हम ऐसे लिख देंगे, तो ये क्या कहलाएगा, अंतराल कहलाएगा, ठीक है ना। तो यहां से तो आपको साफ नजर आ रहा है कि जो x का मान है a से बड़ा है और b से छोटा है, तो यानी x का मान में a और b मौजूद नहीं है, ठीक है ना। तो ऐसे को अंतराल में हम ऐसे लिखेंगे, जब a और b मौजूद नहीं है तो आपको छोटा कोष्टक लगाना है, ठीक है। a, b लिख के इधर वाले a और b के बीच कॉमा लगा के इनको छोटे कोष्टक में आपको बंद कर देना है। आगे समझ में। बहुत आसान तरीके से समझा रहा हूं, बहुत धीरे धीरे, ठीक है ना। अब छोटे कोष्टक से आपको अनुमान लगाना है कि ऐसे अंतराल में a और b सम्मिलित नहीं है, a और b के बीच वाली संख्याएं ही सम्मिलित है। आगे ही ना समझ में। तो छोटे कोष्टक से क्या अनुमान लगाएंगे आप, छोटे कोष्टक से आपको अनुमान लगाना है कि a और b इस अंतराल में मौजूद नहीं है। तो मौजूद क्या है, a और b के बीच में स्थित सभी संख्याएं हैं, ठीक है ना। तो ऐसे अंतराल को हम विवृत अंतराल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विवृत। विवृत का मतलब होता है खुला, ठीक है ना, अंतराल, ठीक है ना। ऐसे अंतराल को हम क्या बोलेंगे, विवृत अंतराल बोलेंगे। विवृत की जगह पर आप खुला शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं, कि खुला अंतराल भी इसको हम बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, जो ये आप देख रहे हैं a और b, इन दोनों को हम अंत्य बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अंत्य बिंदु। क्या बोलते हैं, a और b को हम क्या बोलेंगे, अंत्य बिंदु, ठीक है ना। तो अगर ऐसा अंतराल आपके सामने हो तो आपको समझ लेना है कि a और b इस अंतराल में मौजूद नहीं है, ठीक है ना। तो यहां पर क्या है, a और b के बीच में स्थित सभी संख्याएं मौजूद हैं। इतना आ गया समझ में, ठीक है ना। ये है आपका कौन सा अंतराल, विवृत अंतराल है, ठीक है ना। अब ऐसा भी तो अंतराल हो सकता है जिसमें a और b भी मौजूद हो, बिल्कुल हो सकता है। तो देखिए, अगर मान लीजिए आपका a भी मौजूद है और b भी मौजूद है, और a और b के बीच वाली संख्याएं भी मौजूद है उस अंतराल में, तो आपको ये बड़ा कोष्टक लगाना है। क्या लगाना है, बड़ा कोष्टक लगाना है। बड़ा कोष्टक से आपको अनुमान लगा लेना है कि इस अंतराल में a और b के बीच वाली संख्याएं तो मौजूद ही है, और a और b भी मौजूद है, ठीक है ना। तो a और b के बीच वाली सभी संख्याएं हैं और a और b भी मौजूद है, ठीक है ना। तो बड़ा कोष्टक आपको लगा लेना है। तो इस अंतराल को हम बोलते हैं संवृत अंतराल। क्या बोलते हैं, संवृत अंतराल। संवृत का मतलब होता है बंद, तो इसको आप बोल सकते हैं संवृत अंतराल या फिर बंद अंतराल। आगे समझ में। अगर इसको समुच्चय निर्माण रूप में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, तो देखिए यहाँ पर मैं समझाता हूं। तो देखिए यहाँ पर सभी x का समुच्चय लिख लेना है, ठीक है ना। अब x का जो मान है वो क्या है, a भी है और a से बड़े भी है। यानी इस अंतराल में क्या क्या मौजूद है, इस अंतराल में a और b के बीच की सभी संख्याएं मौजूद है और a और b भी मौजूद है। इसलिए आपको x का मान किस हिसाब दर्शाना है कि x का जो मान है वो a भी है, a ऐसे इक्वल लगा दिया ना, a लेस देन इक्वल टू x। इसका मतलब x का मान जो है वो a भी है और a से बड़ा भी है, और फिर आपको लेस देन इक्वल टू लगाना है, फिर आपको b लिख देना है। तो इसका मतलब क्या है, x का मान b भी है और b से छोटा भी है, ठीक है ना।
और x की कंडीशन दर्शा देनी है। x कहां से लिया गया है? वास्तविक संख्या से लिया गया है। तो इस संवृत अंतराल को हमने किस में बदल दिया? समुच्चय निर्माण रूप में बदल दिया। तो इसको हम ऐसे बदलेंगे। आगे समझ में, इन कोष्टकों की अहम भूमिका है यहाँ पर अंतराल में, ठीक है ना। इसलिए आप ध्यान पूर्वक समझ लें। छोटे कोष्टक लगे हो तो आप समझ लेना है कि a और b मौजूद नहीं है उस अंतराल में, a और b के बीच वाली ही संख्या मौजूद है। अगर दोनों तरफ बड़े कोष्टक लगे हो तो इससे आपको अनुमान लगा लेना है कि a और b के बीच की स्थित सभी संख्या मौजूद है और a और b भी मौजूद है उस अंतराल में, ठीक है ना। उस समुच्चय में, उस अंतराल में कैसे भी आप बोल सकते हैं, ठीक है ना। अब ऐसे भी तो अंतराल होते हैं जो यानी एक साइड से बंद और एक साइड से खुले, उनको हम अर्ध संवृत अंतराल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अर्ध संवृत अंतराल। इसको मैं मिटाने के बाद आपको एक बार ही समझा देता हूं, तो थोड़ा बहुत तो आपकी समझ में आ रहा होगा, थोड़ा बहुत क्या खूब अच्छी तरीके से आ रहा होगा। अब देखिए, हम इस अंतराल की बात करें, जैसे a, b ऐसे एक तरफ बड़ा कोष्टक लगा हो, एक तरफ छोटा कोष्टक लगा हो। ये क्या है आपका? ये आपका अंतराल है। क्या है भैया? ये अंतराल है। कैसा अंतराल है? ये अर्ध संवृत अंतराल है। क्या है? अर्ध संवृत अंतराल है, ठीक है ना। अंतराल कैसा है? ये अर्ध संवृत। अर्ध संवृत क्यों? संवृत का मतलब होता है बंद, ठीक है ना। तो ये अंतराल आप देख सकते हैं कि एक तरफ से तो बंद है और एक तरफ से खुला हुआ है। अभी हमने एक अंतराल के बारे में बात की ना, जैसे a कोमा b, जिधर दोनों तरफ कैसे कोष्टक थे? छोटे कोष्टक, तो इसको हमने विवृत अंतराल बोला था। तो यानी खुला अंतराल, यानी जिधर छोटा कोष्टक लगा हो उधर से खुला है, ठीक है ना। और बड़ा कोष्टक लग जाए तो वो बंद है, वो संवृत अंतराल है। तो ये है आपका अर्ध संवृत अंतराल, ठीक है ना। अब इसमें क्या है? इसमें देखिए a और b के बीच में स्थित सभी संख्याएं तो मौजूद हैं और a भी मौजूद है। a की तरफ बड़ा कोष्टक लगा हुआ है तो a भी मौजूद है, परंतु b मौजूद नहीं है। b की तरफ छोटा कोष्टक लगा हुआ है, इसलिए इस अंतराल में b मौजूद नहीं है। a मौजूद है इस अंतराल में, a और b के बीच में स्थित सभी संख्याएं मौजूद है, परंतु b मौजूद नहीं है इस अंतराल। आगे समझ में क्लियर? इतना अगर इस प्रकार से लिखा हो तो a कोमा b और इधर बड़ा कोष्टक इधर छोटा कोष्टक, तो ये भी आपका अर्ध संवृत अंतराल है। ये इधर से खुला है, इधर से बंद है। तो इसमें कौन कौन से अवयव हैं? इसमें a और b के बीच में स्थित सभी संख्याएं मौजूद हैं, सभी अवयव मौजूद हैं और b भी मौजूद है। b की तरफ बड़ा कोष्टक लग रहा है तो इसका मतलब b भी मौजूद है, परंतु a इस अंतराल में मौजूद नहीं। क्लियर? अब इन दोनों अंतरालों को अगर समुच्चय निर्माण रूप में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? तो इसको देखिए पहले। तो देखिए समुच्चय निर्माण रूप में कैसे लिखेंगे? सभी x का समुच्चय। अब यहाँ पर x की कंडीशन आपको दर्शानी है कि जो यहाँ पर जो समुच्चय है, ठीक है ना, इस समुच्चय में क्या क्या मौजूद है उसको हमने x माना है। तो क्या क्या मौजूद है? a भी मौजूद है और a से बड़ी संख्याएं मौजूद है। a और b के स्तर से सभी संख्या मौजूद है, तो यानी a से बड़ी है वो, तो यानी a भी है और a से बड़ी भी है, तो हमको ये चिन्ह लगाना है। और इधर छोटा कोष्टक लगा हुआ है, इसका मतलब b मौजूद नहीं है, तो यानी b से छोटी संख्या है सभी, ठीक है ना। तो इधर b लगा देना है। तो ऐसे आपको दर्शा देना है a लेस देन इक्वल टू x लेस देन b। तो इसका मतलब x का जो मान है वो a भी है और a से बड़ा भी है और b से छोटा है, परंतु b नहीं है। और x कहां से लिया गया है उसकी कंडीशन दर्शा दो, x एप्सिलॉन r n वास्तविक संख्या से लिया गया है। क्लियर? अब इस अंतराल को देखिए, इसको समुच्चय निर्माण रूप में कैसे लिखेंगे? तो देखिए इसको लिख देते हैं सभी x समुच्चय, जहां x की कंडीशन दर्शानी है। अब ऐसे समुच्चय में या फिर इस अंतराल में क्या क्या मौजूद है? तो देखिए a तो मौजूद है ही नहीं, नहीं है ना, क्योंकि छोटा क्वेश्चन लगा हुआ है a की तरफ, तो a मौजूद नहीं है। तो यानी a और b के बीच की तरह, तो a और b के बीच की जो संख्या है वो a से बड़ी है, तो यानी a नहीं है। तो a से बड़ी सभी संख्या है, तो आपको यही चिन्ह लगाना है। a मौजूद नहीं है इसलिए यही चिन्ह लगाना है, ठीक है ना। यहाँ पर आप देख रहे हैं b की तरफ बड़ा कोष्टक है तो b मौजूद है इस अंतराल में, तो आपको ये चिन्ह लगा देना है, ठीक है ना, लेस देन इक्वल टू b। और x की कंडीशन दर्शा देनी है कि x एप्सिलॉन r, x कहां से लिया गया है? वास्तविक संख्याओं से लिया गया है, ठीक है ना। ये आपका समुच्चय निर्माण रूप हो गया।
तो ऐसे आपको समुच्चय निर्माण रूप में बदलने हैं, ठीक है ना। और समुच्चय निर्माण रूप को हम अंतराल में आसानी से बदल सकते हैं। तो ये दोनों कैसे अंतराल है, यानी अर्ध संवृत अंतराल है, ठीक है ना। और ये आपका संवृत अंतराल है, और जिधर दोनों तरफ में बड़े क्वेश्चन लगे होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, नहीं ये संवृत नहीं, ये विवृत अंतराल है। क्या है, विवृत अंतराल, यानी ये खुला अंतराल है, और जिधर दोनों तरफ में बड़े क्वेश्चन लगे हो वो क्या होता है, वो आपका संवृत अंतराल होता है, यानी बंद अंतराल होता है, ठीक है ना। क्लियर, समझ गए ना इन कोष्टकों की भूमिका, समझ गए ना। यानी जिधर छोटा क्वेश्चन लगा होगा तो यानी वो संख्याएं उस अंतराल में मौजूद नहीं होंगी, ठीक है ना, उनकी बीच वाली संख्याएं ही उस अंतराल में मौजूद होंगी। क्लियर, अगर दोनों तरफ बड़ा क्वेश्चन लगा हो तो उन दोनों संख्याओं के बीच की सभी संख्याएं मौजूद है उस अंतराल में, और वो दोनों संख्याएं भी मौजूद है। अगर एक तरफ छोटा क्वेश्चन लगा हो, एक तरफ बड़ा क्वेश्चन लगा हो, तो इसका मतलब उन दोनों संख्याओं के बीच की जितनी भी संख्या है वो सभी संख्याएं उस अंतराल मौजूद है, और जिधर बड़ा क्वेश्चन लगा हुआ है वो भी संख्या मौजूद है, और जिधर छोटा क्वेश्चन लगा हुआ है वो संख्या उस अंतराल में मौजूद नहीं। आगे समझ में, अगर आपको इतना समझ में आ गया हो तो आपको थोड़ा सा ज्ञान और ले लेना है, ठीक है ना, थोड़ा सा ज्ञान और लीजिए। देखिए अगर मान लीजिए जैसे ये कोई अंतराल है, ठीक है ना, 0 से अनंत, ठीक है ना, तो 0 से जो अनंत है, ठीक है ना, ये क्या है, आपका अंतराल है। इस अंतराल में क्या मौजूद है, इस अंतराल में 0 और अनंत के बीच की सभी संख्या मौजूद है। 0 भी मौजूद है परंतु अनंत मौजूद नहीं है। इधर छोटा क्वेश्चन क्यों लगा रखा है, क्योंकि अनंत की कोई सीमा नहीं होती, ठीक है ना, इसलिए इधर छोटा क्वेश्चन है। अनंत, अनंत का मतलब जिसका कभी अंत न हो, ठीक है ना। तो ये जो आप अंतराल देख रहे हैं ये आपका ऋणेतर ऋणेतर वास्तविक संख्याओं का अंतराल है। क्या है ये ऋणेतर वास्तविक संख्याओं का अंतराल है, ठीक है ना। ऋणेतर मतलब ऋण वाली संख्या नहीं है, प्लस वाली है, ठीक है ना। अब यहाँ पर 0 सम्मिलित है तो 0 सम्मिलित कर लिया, 0 और अनंत के बीच की तो यानी 1 2 3 4 5 ऐसे डॉट डॉट अनंत। यहाँ तो मैंने ये प्राकृत संख्या से ही लिख दी, यहाँ से 0 से आगे, परंतु इसमें बटे वाली भी संख्या मौजूद है, पर में और अपर में सभी प्रकार की संख्या मौजूद है, ठीक है ना। तो ये अंतराल आपका कैसा अंतराल है, ऋणेतर वास्तविक संख्याओं का अंतराल है, ध्यान रखना, ठीक है ना। अगर ऋणात्मक वास्तविक संख्याओं का अंतराल आपको प्रदर्शित करना हो तो कैसे करेंगे, तो ऋणात्मक वास्तविक संख्याओं का जो अंतराल होता है उसको आप ऐसे प्रदर्शित करेंगे, ऐसे, ठीक है ना। ये क्या है, ऋणात्मक वास्तविक संख्याओं का अंतराल है, इसमें 0 सम्मिलित नहीं और माइनस अनंत है। माइनस अनंत मतलब माइनस अनंत है, यानी माइनस वाली संख्याओं का कोई अंत नहीं, ठीक है ना। तो माइनस अनंत और 0 के बीच वाली संख्या मौजूद है, ठीक है ना, परंतु 0 मौजूद नहीं है और अनंत माइनस अनंत भी इसमें मौजूद नहीं है, ठीक है ना। माइनस अनंत की तरफ छोटा क्वेश्चन लगा रखा है, यानी इसका कोई अंत नहीं होता, इसलिए हम इसको सम्मिलित नहीं कर सकते। तो यहाँ पर कौन कौन सी संख्याएं हुई है, ये ऋणात्मक वास्तविक संख्याओं का अंतराल है, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो अगर हम ये बात करें कि यानी जो ऋणात्मक और वास्तविक संख्याओं का जो अंतराल है, क्या हम इन सब को एक ही अंतराल से निरूपित नहीं कर सकते, यानी वास्तविक संख्याओं के अंदर सभी प्रकार की संख्या आ जाती है, प्लस वाली भी आ जाती है और माइनस वाली भी संख्या सभी आ जाती है, ठीक है ना। तो वास्तविक संख्याओं का जो समुच्चय होता है उसको अंतराल में कैसे निरूपित करेंगे, तो उसको हम ऐसे निरूपित करेंगे, देखिए प्लस अनंत से माइनस अनंत तक। ध्यान रखना, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को हम अंतराल में कैसे निरूपित करेंगे, माइनस अनंत कोमा अनंत, ठीक है ना। और दोनों तरफ पे यानी छोटा क्वेश्चन लगाना है, क्योंकि ये भी अनंत की कोई सीमा नहीं है और इस अनंत की भी कोई सीमा नहीं है, इसलिए। तो अब आपको इतना तो आपके समझ में आ गया हो, ये ध्यान रखना, ऋणेतर वास्तविक संख्याओं के अंतराल को हम कैसे प्रदर्शित करेंगे, ऐसे प्रदर्शित करेंगे, बड़ा कोष्ठक 0 अनंत छोटा कोष्ठक, और ऋणात्मक वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को हम अंतराल में कैसे प्रदर्शित करेंगे, माइनस अनंत 0 दोनों तरफ छोटा कोष्ठक,
और वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को किस प्रकार से निरूपित करेंगे, माइनस अनंत कोमा प्लस अनंत, ठीक है ना, और दोनों की तरफ छोटा कोष्ठक लगाना है। क्लियर? अब आपको इतना क्लियर हो गया है तो अब आप इन क्वेश्चनों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब हम क्वेश्चनों की तरफ गमन करते हैं कि हम इन क्वेश्चनों को किस प्रकार से सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित को अंतराल रूप में लिखिए। तो यानी इसको अंतराल रूप में लिखना है, बहुत ही आसान है, केवल एक लाइन में उत्तर है आपका, ज्यादा बड़ा नहीं है। जो मैंने आपको समझाया, विव्रत अंतराल, संवृत अंतराल, अर्ध संवृत अंतराल, ठीक है ना, तो आप यहीं से भी अनुमान लगा सकते हैं, ठीक है ना, यहाँ से आप अनुमान लगा सकते हैं कि किधर छोटा कोष्ठक आएगा किधर बड़ा कोष्ठक आएगा। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा हेडिंग डाल देनी है, अतः अंतराल बराबर, इसका अंतराल लिखने जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर x का मान क्या है, -4 और 6, ठीक है ना। तो देखिए माइनस x का जो मान है -4 से बड़ा है, यहाँ पर लेस देन लगा हुआ है, तो यानी x का मान -4 से क्या है, बड़ा है, और x का मान 6 से छोटा भी है और 6 भी है, यहाँ पर लिखा हुआ है ना लेस देन इक्वल टू, तो x का मान 6 भी सम्मिलित है और -4 से बड़ा है। तो यहाँ पर आपको पहले तो ये दोनों संख्या लिख लेनी है, -4 कोमा और 6 लिख लिया। अब देखिए x का जो मान है वो 6 भी है और 6 से छोटा भी है, तो यानी 6 सम्मिलित है इस अंतराल में, यानी इस समुच्चय के अंदर, तो 6 की तरफ तो आपको बड़ा कोष्ठक लगा देना है, लगा दिए। और जो x का इधर देखिए, अब जो x का मान है वो -4 से बड़ा है, -4 इक्वल टू नहीं है, ठीक है ना, x का मान -4 के इक्वल नहीं है, तो यहाँ पर इधर की तरफ छोटा कोष्ठक लगाना है आपको ऐसे, बस हो गया। ऐसे समुच्चय निर्माण रूप को हमने अंतराल में बदल दिया, देखो कितनी जल्दी बदल के आ गया, ठीक है ना, बहुत ही आसान है, वेरी सिंपल है। अब ऐसे क्वेश्चन नंबर 6 के और भी पॉइंट है, उनको भी समझिए फटाफट, प्रश्नावली आज समाप्त हो जाएगी आपकी। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 के नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने आ चुके हैं, दूसरा तीसरा चौथा 4 ही पॉइंट इसके अंदर। तो ऐसे समुच्चय निर्माण रूप को किसमें चेंज करना है, अंतराल में चेंज करना है। चलिए इसका हल देखिए पहले तो यहाँ पर लिख देना है, अतः अंतराल बराबर इसका अंतराल बनाना है, ठीक है ना। तो देखिए x का मान क्या है, यहाँ से आप समझ लो पहले तो कि जो x का मान है वो यानी -12 से बड़ा है, यहाँ पर लिखा हुआ -12 लेस देन x, तो x का मान -12 से क्या है, बड़ा है, तो x का मान -12 नहीं है, यहाँ पर इक्वल का चिन्ह नहीं लगा हुआ है, तो यानी x का मान -12 नहीं है। और इधर देख लो x का जो मान है वो -10 से छोटा है, यहाँ पर भी इक्वल का चिन्ह नहीं है, यानी x का मान -10 भी नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि इस समुच्चय के अंदर -12 और -10 के बीच की ही संख्याएं मौजूद हैं, -12 और -10 मौजूद नहीं है। तो ये लिख लो और ये लिख लो, -12 कोमा -10 ऐसे तो लिख लिया। अब कोष्ठक ही तो लगाना है, तो ये -10 इसमें सम्मिलित नहीं है तो छोटा कोष्ठक लगा दो, -12 इसमें सम्मिलित नहीं है तो छोटा कोष्ठक लगा दो। लो, इस समुच्चय निर्माण रूप को हमने अंतराल में चेंज कर दिया है, क्लियर। अब अगला देखिए, तो यहाँ पर भी अंतराल देखिए फटाफट, बहुत सरल है, आ रहा होगा समझ में सब कुछ। अंतराल बराबर, यहाँ पर x का जो मान है वो 0 भी है। अब देखो यहाँ पढ़ सकते हैं 0 लेस देन इक्वल टू x, तो यानी x का मान 0 से बड़ा भी है और बराबर भी है, तो x का मान 0 भी है और 0 से बड़ा है, और इधर लिखा हुआ है लेस देन 7, तो यानी x का मान 7 से छोटा है। यहाँ पर इक्वल का चिन्ह नहीं लगा हुआ है, ये इक्वल का होता है, ठीक है ना, तो इक्वल का चिन्ह नहीं लगा हुआ है यहाँ पर, तो x का मान 7 नहीं है, तो आप इधर 0 लिख लो, कॉमा लगा के ये 7 लिख लेंगे। 7 ऐसा अंतराल मौजूद नहीं है, इस समुच्चय के अंदर नहीं है, तो इधर आपको छोटा कोष्ठक लगा देना है, और इधर 0 सम्मिलित है तो इधर आपको बड़ा कोष्ठक लगा देना है, बस। लेस देन इक्वल टू लगा रहा है, इधर लेस देन इक्वल टू है नहीं है, इधर आपको बड़ा कोष्ठक लगाना है, इधर केवल लेस देन है तो इधर छोटा कोष्ठक लगाना है, क्लियर। अब अगला देखिए, चौथा आता है अंतराल बराबर। अब देखिए वैसे ही डायरेक्ट लिख लें, x का मान यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, 3 और 4 तो लिखने ही है, 3 कोमा 4।
अब क्वेश्चन लगाना है। तो देखिए इधर लेस देन इक्वल टू है, इधर लग रहा है ना, ये रहा लेस देन इक्वल टू, तो इधर बड़ा क्वेश्चन लगेगा, और इधर भी लेस देन इक्वल टू है तो इधर भी बड़ा क्वेश्चन लगेगा, और जिधर लेस देन इक्वल टू नहीं हो उधर छोटा क्वेश्चन, केवल लेस देन हो जैसे ऐसा चिन्ह हो उधर छोटा क्वेश्चन लगाना है। आगे सुनो, ये भी ट्रिक आप दिमाग में फिट कर सकते हैं, जिधर लेस देन इक्वल टू ये वाला चिन्ह मौजूद हो उधर बड़ा क्वेश्चन, और जिधर ये चिन्ह मौजूद हो अकेला उधर छोटा क्वेश्चन। आगे समझ, इनका मतलब आप जानते हैं ना कि x का जो मान है वो 3 भी है, 3 से बड़ा भी है, और x का जो मान है वो 4 भी है, इक्वल है का चिन्ह लग रहा है, तो x का मान 4 भी है और 4 से छोटा भी है। यानी हम ये कह सकते हैं कि इस अंतराल के बीच, यानी इस अंतराल में 3 और 4 भी मौजूद हैं, और 3 और 4 के बीच में जितनी भी संख्याएं हैं वो सभी संख्याएं भी इसमें मौजूद है। आगे समझ में, तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका कंप्लीट हुआ। अगर आपको जो भी कुछ मैंने आपको समझाया है ये आपको समझ में आया है, आप सीखे हैं कुछ, तो वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर करना, ठीक है ना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपको 11th का कोर्स पढ़ना है इसी हिसाब से सब कुछ मैं आपको आसानी से पढ़ाता चलूंगा, और सब कुछ आपके दिमाग में फिट होता चलेगा, ठीक है ना। तो इसी हिसाब से आपको डेली गणित पढ़नी है 11th की, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन बटन प्रेस जरूर कर लेना। और बेल आइकन बटन जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो आपके सामने कई ऑप्शन आएंगे बेल आइकन में, तो आपको ऑल वाला करना है, ऊपर वाला ही, ताकि मेरी प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय समय पर पहुंचता रहे। अगर आप बेल आइकन को प्रेस नहीं करेंगे तो मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास नहीं पहुंचेगा और आपको पता नहीं चल पाएगा कि नेक्स्ट वीडियो कब आई है कब नहीं आई, ठीक है ना। इसलिए बेल आइकन प्रेस जरूर करें, और इस चैनल पर आप रोजाना पढ़ते रहिए ऐसे ही गणित को आसान तरीके से, ठीक है ना। और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट इस चैनल से जुड़ने की कृपा करें, ठीक है ना। इस वीडियो को आप अपने साथियों में या फिर जो भी सोशल प्लेटफॉर्म आप यूज कर रहे हैं वहां पर इस वीडियो को शेयर कर देना, ठीक है ना, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट ऐसे चैनल पर आकर के पढ़ाई अपनी रेगुलरिटी के तहत कर सके, ठीक है ना, वो भी अपना मुकाम हासिल कर सके, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 7वां आपके सामने आ चुका है। इसमें आपको अंतराल दे रखे हैं, ठीक है ना। इन अंतरालों को समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। समुच्चय निर्माण रूप को अंतराल में लिखा अभी यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 में। इस समय अंतरालों को समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है, बहुत ही आसान है, ठीक है ना। ये मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करने से पहले अंतरालों के बारे में बताया तब, और भी समझ लीजिए यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखना है, समुच्चय निर्माण रूप, तो यहाँ पर लिख देना है अतः समुच्चय निर्माण रूप, ठीक है ना। तो देखिए समुच्चय निर्माण रूप लिखने जा रहे हैं, तो मझले कोष्टक के अंदर ही लिखना है सब कुछ। तो देखिए यहाँ पर इससे आप अनुमान लगाइए, क्या अनुमान लगा सकते हैं। तो देखिए इधर छोटा कोष्टक है, इधर भी छोटा कोष्टक है, तो छोटे कोष्टक का मतलब क्या होता है कि इस अंतराल में -3 और 0 मौजूद नहीं है, क्योंकि दोनों तरफ छोटा कोष्टक है, तो ये भी मौजूद नहीं है और ये भी मौजूद नहीं है। तो क्या मौजूद है, -3 और 0 के बीच में जितनी भी सभी संख्याएं हैं वो संख्याएं इस अंतराल में मौजूद है। तो इसको आपको समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। तो आपको कैसे लिखना है, मतलब कोष्टक बनाना है, फिर एक्स लिखना है, फिर कोलन का चिन्ह लगाना है ऐसे, ठीक है ना। फिर आपको एक्स आपको दर्शाना है कि एक्स कहां से लिया गया है, एक्स आपको हमेशा ऐसे कैपिटल आर से ही दर्शाना है, यानी एक्स वास्तविक आर से लिया गया है, ठीक है ना, वास्तविक संख्याओं से लिया गया है ये एक्स का मान, ठीक है ना। तो एक्स एप्सिलॉन आर लिख दिया। अब आपको कॉमा लगा देना है। अब एक्स की कंडीशन दर्शानी है यहाँ पर इसके अनुसार, ठीक है ना। तो एक्स का जो मान है वो -3 नहीं है, छोटा कोष्टक मतलब -3 नहीं है, -3 से बड़ा है, तो आपको लिख देना है एक्स, यानी यहाँ पर लिख देना -3 लेस देन एक्स, लिख दिया। और 0 भी नहीं है, ऐसे अंतराल में 0 भी मौजूद नहीं है, तो यहाँ पर भी आपको ये लेस देन से लगाना है, तो लेस देन 0, बस कंप्लीट हुआ। ऐसे अंतराल को हमने समुच्चय निर्माण रूप में लिख दिया है, ऐसे लिखना है, एक्स लिखना है, मतलब कोलन लगाना है, फिर एक्स एप्सिलॉन आर लिखना है। क्यों, ये एक्स कहां से लिया गया है, वास्तविक संख्याओं से लिया गया है। फिर एक्स की यहाँ पर कंडीशन दर्शानी है इसके अनुसार, यहाँ वो कोष्टक बता देंगे कि लेस देन का चिन्ह आएगा या फिर लेस देन इक्वल टू चिन्ह आएगा। लेस देन इक्वल टू चिन्ह तो तब आएगा जब बड़ा कोष्टक लगा होता है, ठीक है ना, और लेस देन कब आएगा, जब छोटा कोष्टक लगा हो। आगे समझ में। तो x का मान -3 से बड़ा है और 0 से छोटा है, तो x का मान हमने दर्शा दिया है कि -3 से बड़ा है और 0 से छोटा है, ठीक है। अब दूसरा देखिए,
इसका भी देखिए हल क्या लिखना है, समुच्चय निर्माण रूप। तो यहाँ पर अपन को एरर डाल देनी है, अतः समुच्चय निर्माण रूप। ठीक है ना। चलिए बनाते हैं, मजला कोष्ठक लगा लेंगे, एक्स लिखना है, फिर कोलन का चिन्ह लगाना है, एक्स एप्सिलॉन आर लिखना है, फिर कॉमा लगाना है। अब एक्स की कंडीशन दर्शानी है, ठीक है ना। तो एक्स लिख लिया। अब यहाँ पर दोनों तरफ क्या लगा हुआ है, इधर बड़ा कोष्ठक है, इधर भी बड़ा कोष्ठक है। बड़ा कोष्ठक मतलब 6 भी सम्मिलित है इस अंतराल में और 12 भी सम्मिलित है, और 6 और 12 के बीच की सभी संख्याएं भी सम्मिलित है। तो यानी इधर भी 6 की तरफ भी आपको लेस देन इक्वल टू चिन्ह लगाना है, क्योंकि बड़ा कोष्ठक है, और 12 की तरफ भी आपको लेस देन इक्वल टू चिन्ह लगाना है, क्योंकि इधर भी बड़ा कोष्ठक है। तो लगा दो भैया, लेस देन इक्वल टू लगा दिए। इधर तो लिख दो 6, इधर लिख दो 12 और मजला कोष्ठक बंद कर दो। बस कंप्लीट हुआ। ऐसे अंतराल को समुच्चय निर्माण रूप में लिख दिया, बहुत आसान है। अब तीसरा देखिए, सब कुछ आ रहा होगा समझ में, कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपके कोई किसी भी प्रकार की डाउट है, परेशानी है, तो उसको आप कमेंट के माध्यम से मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर हेडिंग डाल देते हैं, अतः समुच्चय निर्माण रूप। ठीक है, तो चलिए मजला कुछ लगाना है, फिर एक्स कॉमा लगा वो कोलन का चिन्ह लगाना है, फिर एक्स एप्सिलॉन आर लिखना है, कॉमा लगा के अब एक्स की कंडीशन लिखनी है। एक्स इधर क्या है 6, इधर है 12, तो 6 इधर लिख लो, 12 इधर लिख लो। 6 की तरफ छोटा कोष्ठक है तो लेस देन चिन्ह लगा दो, इधर बड़ा कोष्ठक है तो इधर लेस देन इक्वल टू चिन्ह लगा दो। लो ये भी एक प्रकार की क्या है, ट्रिक है, बहुत ही आसान है। मजले कोष्ठक बंद कर देना है। इस अंतराल को हमने समुच्चय निर्माण रूप में चेंज कर दिया है। अगर इसको समझना चाहें तो कैसे समझेंगे कि इस अंतराल में 6 मौजूद नहीं है, 12 मौजूद है, और 6 और 12 के बीच की सभी संख्या मौजूद है। इसका मतलब तो यही है। इसको भी देख लीजिए, लास्ट है क्वेश्चन नंबर 7 का हल में हेडिंग डाल देनी, अतः समुच्चय निर्माण रूप। तो देखिए मजला कोष्ठक, फिर एक्स कोलन का चिन्ह, एक्स एप्सिलॉन आर, फिर कॉमा, इधर एक्स, ठीक है ना। इधर -23 है तो -23 लिख लेंगे, इधर 5 है तो इधर 5 लिख लेंगे, चिन्ह अभी लगाना बाकी है, ठीक है ना। तो देखिए इधर -23 की तरफ बड़ा कोष्ठक है, तो यानी लेस देन इक्वल टू चिन्ह लगेगा, तो लेस देन इक्वल टू। इधर 5 की तरफ छोटा कोष्ठक है तो इधर लेस देन चिन्ह लगेगा, और मजले कोष्ठक में इसको बंद कर देंगे। इस अंतराल को हमने समुच्चय निर्माण रूप में चेंज कर दिया है। इसका मतलब x का जो मान है वो -23 है, और -23 से बड़ा है, और 5 से छोटा है, परंतु 5 नहीं है। आगे समझ में कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हुआ। मैं उम्मीद करता हूं कि अब आप अंतरालों को समुच्चय निर्माण रूप में बदलना सीख गए होंगे, और समुच्चय निर्माण रूप को अंतराल में आप बदलना सीख गए होंगे। अब 2 क्वेश्चन और रहे हैं आपके 8वां 9वां, उनको और समझिए, वो भी वेरी सिंपल है। अब 8वां क्वेश्चन देखिए, 8वां क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए आप कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय प्रस्तावित करेंगे। जैसे फर्स्ट पॉइंट है आपका समकोण त्रिभुजों का समुच्चय है, तो समकोण त्रिभुजों के समुच्चय के लिए कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय प्रस्तावित करना चाहिए। ऐसे सेकंड पॉइंट में समद्विबाहु त्रिभुजों समुच्चय है, तो इस समद्विबाहु त्रिभुजों के लिए कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय प्रस्तावित करना चाहिए। सार्वत्रिक समुच्चय को हम इंग्लिश में यूनिवर्सल सेट बोलते हैं, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट का पता करना है कि इन दोनों के लिए कौन सा यूनिवर्सल सेट उपयुक्त रहेगा। तो इनको सॉल्व करने से पहले आपको यूनिवर्सल सेट के बारे में थोड़ा समझना है, तभी तो पता चलेगा कि इनके लिए यूनिवर्सल सेट कौन सा प्रयुक्त करें। आइए मैं समझाता हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैं एक समुच्चय लिख रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये कैपिटल N बराबर 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 अनंत, ठीक है ना। ये क्या है आपका यूनिवर्स, वो ये प्राकृतिक संख्या है। क्या है ये हमारी प्राकृत संख्या है, ठीक है। प्राकृत संख्याओं का क्या है, ये समुच्चय है, ठीक है ना। ऐसे ही तो बोलेंगे इनको, बिल्कुल ऐसे ही बोलेंगे। अगर हम इसमें से यानी अभाज्य संख्याओं को अलग कर लें, सम संख्याओं को अलग कर लें, विषम संख्याओं को अलग कर लें, चलो करके देखते हैं। तो देखिए 1 1 3 5 7 9 डॉट डॉट डॉट, एक समुच्चय आपका ये है,
यहीं से ही अलग किया है हमने। क्या है 1 3 5 7 9, ये विषम संख्याओं का समुच्चय। क्या है ये विषम संख्याओं का समुच्चय है। और हम यहीं से एक दूसरा समुच्चय अलग करें, जैसे सम संख्याओं का समुच्चय 2 4 6 8 10 कोमा डॉट डॉट डॉट, ठीक है ना। इन दो से ही समझ लो। तो देखिए ये क्या है, ये विषम संख्याओं का समुच्चय है और ये सम संख्याओं का समुच्चय है। क्या ये दोनों यहां मौजूद है? बिल्कुल यहां मौजूद है। ये दोनों क्या है इस समुच्चय के? तो जब ये दोनों यहां मौजूद हैं तो यानी ये दोनों इस समुच्चय के उप समुच्चय नहीं कहलाएंगे? बिल्कुल कहलाएंगे। ये दोनों क्या कहलाएंगे? उप समुच्चय हैं। ये दोनों उप समुच्चय हैं इस समुच्चय के। क्लियर? तो देखिए ये दोनों यहां मौजूद है, तो इन दोनों के लिए, इन दोनों उप समुच्चयों के लिए यह समुच्चय सार्वत्रिक समुच्चय कहलाएगा। आगे समझ में? यानी ये दोनों समुच्चय कहां मौजूद हैं? यहां मौजूद हैं। तो यह समुच्चय क्या कहलाएगा? यूनिवर्सल सेट कहलाएगा, सार्वत्रिक समुच्चय, ठीक है ना। तो इन दोनों समुच्चयों के लिए ये समुच्चय क्या है? सार्वत्रिक समुच्चय है, यूनिवर्सल सेट है। आया कुछ समझ में? यानी ऐसा समुच्चय होना चाहिए, यानी ऐसे समुच्चयों का ऐसा समुच्चय जहां भी सभी मौजूद है, ठीक है ना। या फिर हम ये कहें कि कोई एक समुच्चय है, दूसरी भाषा में समझें कि यानी कोई एक समुच्चय है और उस समुच्चय के कोई 2 3 4 5 उप समुच्चय हैं। तो जितने भी उप समुच्चय हैं, तो उप समुच्चयों का जो मेन समुच्चय है वो क्या कहलाएगा? सार्वत्रिक समुच्चय कहलाएगा। आगे समझ में? अगर हम आपकी बात करें कि आप जो भी स्कूल में पढ़ रहे हैं, उस स्कूल के सभी विद्यार्थी, ठीक है ना। तो आपके स्कूल के सभी विद्यार्थियों का समुच्चय, ठीक है। और आपकी कक्षा का समुच्चय, तो आपकी कक्षा का जो समुच्चय है, यानी आपकी कक्षा में जितने भी छात्र हैं, ठीक है ना, वो कहां पर मौजूद हैं? स्कूल के सभी छात्रों में मौजूद है। गिने जाएंगे नहीं गिने जाएंगे? बिल्कुल गिने जाएंगे। अगर सभी स्कूल के, आपके स्कूल के सभी छात्रों का नामांकन किया जाए या फिर उनकी गणना की जाए, तो आपका नाम उसमें आएगा नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। तो आप क्या कहलाए? उस स्कूल के, आपकी कक्षा के जो छात्र हैं, उस स्कूल के छात्रों के क्या कहलाए? उप समुच्चय कहलाए। तो आपके स्कूल के जो छात्रों का जो समुच्चय है वो आपके लिए क्या है? ये तो सार्वत्रिक समुच्चय है, यूनिवर्सल सेट है। आगे समझ में? ठीक है ना। तो ऐसे ही आपको अंदाजा लगाना है। तो यहाँ पर दिया गया है कि समकोण त्रिभुजों का जो समुच्चय है, इसके लिए सार्वत्रिक समुच्चय कौन सा प्रस्तावित करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए, ये आपको बताना है। तो देखिए ये यहाँ पर समकोण त्रिभुजों का समुच्चय है, तो इसके लिए यानी समकोण त्रिभुजों समुच्चय है, एक समुच्चय जिसके अंदर समकोण त्रिभुज समकोणी त्रिभुज है, ठीक है ना। तो समकोण त्रिभुजों के समुच्चय के लिए कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय होना चाहिए? उससे दिमाग पहुंचा? नहीं पहुंचा? चलिए मैं पहुंचाता हूं। तो देखिए ये समुच्चय है आपके त्रिभुजों का। इसमें क्या है? त्रिभुज ही त्रिभुज है। अब त्रिभुज के अंदर तो सभी प्रकार के त्रिभुज आ जाते हैं। समकोण त्रिभुज भी आ जाता है, समबाहु त्रिभुज भी आ जाता है, समद्विबाहु त्रिभुज भी आ जाता है, विषमबाहु त्रिभुज भी आ जाता है। यानी त्रिभुज के अंदर सभी प्रकार के त्रिभुज आ जाते हैं, ठीक है ना। और एक है आपका समकोण त्रिभुज का, क्या है? समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज का समुच्चय है। तो ऐसे के अंदर तो केवल समकोण त्रिभुज ही समकोण त्रिभुज है। तो ये यहां मौजूद है नहीं है? तो इनके लिए यह क्या है? एक सार्वत्रिक समुच्चय है। तो हम ये कह सकते हैं कि समकोण त्रिभुज हो, चाहे समद्विबाहु हो, चाहे विषमबाहु त्रिभुज हो, चाहे समद्विबाहु हो, चाहे समबाहु त्रिभुज हो, ठीक है ना। सभी त्रिभुजों के लिए जो त्रिभुज होगा, त्रिभुजों को जो समुच्चय होगा वो क्या कहलाएगा? ये सार्वत्रिक समुच्चय कहलाएगा। कि त्रिभुज के अंदर सभी प्रकार के त्रिभुज आ जाते हैं।
तो आ गई होगी समझ में। और दोनों का आंसर भी आपको पता चल गया होगा कि समकोण त्रिभुजों का जो समुच्चय है इसके लिए सार्वत्रिक समुच्चय क्या होगा, त्रिभुजों का समुच्चय। और समद्विबाहु त्रिभुजों का जो समुच्चय है इसके लिए भी सार्वत्रिक समुच्चय क्या होगा, त्रिभुजों का समुच्चय। आ गई समझ में। तो चलिए यहाँ पे लिख देना है कि अतः समकोण त्रिभुजों का समुच्चय के लिए सार्वत्रिक समुच्चय, अतः समकोण त्रिभुजों का समुच्चय के लिए सार्वत्रिक समुच्चय क्या होगा भैया, त्रिभुजों का समुच्चय, त्रिभुजों का समुच्चय। ठीक है ना। और एक बात हमें बताना भूल गया था कि जो सार्वत्रिक समुच्चय होते हैं उनको हमें कैपिटल यू से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना। और सार्वत्रिक समुच्चय के जो भी उप समुच्चय होते हैं या अवयव होते हैं, ठीक है ना, उनको हमें कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी ऐसे यानी अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से हम निरूपित करेंगे। ठीक है ना। आगे समझ में। तो ये आप ध्यान रखना, समकोण त्रिभुजों समुच्चय के लिए सार्वत्रिक समुच्चय क्या है, त्रिभुजों समुच्चय। तो इसका आंसर भी यही होगा, त्रिभुजों का समुच्चय। ठीक है ना। आप लिख लेना। क्वेश्चन नंबर 8 आपका कंप्लीट होता है। अब हम 9वें क्वेश्चन की तरफ गमन करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है और प्रश्नावली 1.3 का सबसे लास्ट क्वेश्चन भी है। ठीक है ना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ लेते, क्या कह रहा है, समुच्चय कैपिटल ए बराबर 1 2 1 3 5। तो समुच्चय ए दे रखा है आपको जिसके अवयव है 1 3 5। समुच्चय बी के अवयव है 2 4 6। और सी बराबर दे रखा है आपको, तो सी के अवयव है 2 0 2 4 6 8 प्रदत्त है। तो ये हमने समुच्चय देख लिए कि ए में अवयव है 1 3 5, बी में है 2 4 6, सी में है 2 0 2 4 6 8। तो इन तीनों समुच्चय ए बी सी के लिए निम्नलिखित में से, इनमें से, ठीक है ना, ये दे रखे हैं पहला दूसरा तीसरा चौथा पॉइंट, इनमें से कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय लिए जा सकते हैं, इनमें से कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय लिया जा सकता है इनके लिए। तो इनका सार्वत्रिक समुच्चय तो वो कहलाएगा जिसके अंदर इनके अवयव मौजूद होंगे। ठीक है ना। यानी 1 3 5 भी मौजूद होगा, 2 4 6 भी मौजूद होगा, 0 2 4 6 8 भी मौजूद होगा। तो ऐसा समुच्चय आपको देखना है यहाँ पर। तो देखिए अगर हम फर्स्ट इसे समुच्चय की बात करें तो यहाँ पर 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। परंतु देखिए 1 3 5 यहाँ पर है, 1 3 5 है, 2 4 6 2 4 6 है, 0 2 4 6 8, 0 2 4 6 8 8 नहीं है। तो जब 8 नहीं है तो इन तीनों का यह सार्वत्रिक समुच्चय कहलाएगा, नहीं कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पर 8 मौजूद नहीं है। तो इनका ये तो सार्वत्रिक समुच्चय होगा नहीं। सेकंड पॉइंट 5, ये आपका रिक्त समुच्चय, ये वैसे भी इनका क्या नहीं होगा, सार्वत्रिक समुच्चय नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर कोई अवयव ही नहीं है। तीसरा देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहाँ पर 0 से 10 तक है। तो मेरे अनुमान से यही होगा, क्योंकि ऐसे समुच्चय के अंदर इनके अवयव मौजूद है। तो देखिए ए के भी अवयव है 1 3 5 1 3 5, बी के भी अवयव है 2 4 6 2 4 6, सी के भी अवयव है यहाँ 0 2 4 6 8 0 2 4 6 8। तो यानी तीनों समुच्चयों के अवयव ऐसे समुच्चय में विद्यमान है। तो यह समुच्चय इन तीनों समुच्चयों का क्या कहलाएगा, सार्वत्रिक समुच्चय कहलाएगा, यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। क्या ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। ए के अवयव है यहाँ पर, बी के भी अवयव है यहाँ, परंतु सी के सभी अवयव यहाँ मौजूद नहीं है, क्योंकि सी में यहाँ 0 है, यहाँ 0 मौजूद नहीं है। इसलिए यह समुच्चय इन तीनों का एक सार्वत्रिक समुच्चय नहीं कहलाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का हल क्या होगा, थर्ड पॉइंट होगा। बस यही आपका आंसर है, केवल यही जवाब देना है कि इन चारों में से कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय है इन तीनों का। तो वो है आपका तीसरा पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 9 आपका कंप्लीट हुआ। प्रश्नावली 1.3 आपकी समाप्त हुई। तो वीडियो आपको कैसी लगी, ठीक है ना। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट जोड़ने की कृपा करें।
और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें, और हम इस चैनल पर ऐसे ही पढ़ते रहेंगे, ठीक है ना। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रश्नावली को लेकर के। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, ऑल द बेस्ट।